हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। तो इस चैनल में हम प्रिपेयर करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस का, और मैं इसमें आपको कंप्लीट करवाऊंगी लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस पाथ फाइंडर की बुक से। चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पाथ फाइंडर का चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन से। पता है हमें, क्योंकि सेल बेसिक है तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा व्हाट इज़ सेल। तो इस टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे और इसमें हम क्या देखेंगे कि सेल क्या होता है, इसके बाद सेल की थ्योरी देखेंगे और फिर हम सेल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे। तो बस टाइम अपना बर्बाद किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि जो अर्थ है उसमें बहुत डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक सेलुलर और दूसरा नॉन सेलुलर। देखो, जैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमारा सेलुलर और दूसरा है नॉन सेलुलर। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको फिर अगेन इन्होंने डिवाइड कर दिया है किसमें, 2 पार्ट में। वन इज प्रोकैरियोट्स एंड अदर इज यूकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आ गए, तो प्रोकैरियोट्स में आता है हमारा यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में क्या क्या आ जाता है, बाकी रह गए जो भी हमारे, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। नॉन सेलुलर मतलब कि जिनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो नॉन सेलुलर कौन कौन से होते हैं, जो हमारे वायरस है इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होता, वायराइड्स उसमें भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, एंड वायरोन्स। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर हम अपना आगे टॉपिक करते हैं। अब क्या है, सेल होता क्या है। तो हमें पता है जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, होता क्या है सेल में, सेल बेसिकली एक, जैसे हमारा सेल है तो इसके अंदर क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, एक्वस कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ कंपार्टमेंट प्रेजेंट है जिसके आसपास क्या है, सेल मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है कि एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि बाउंड है बाय सेल मेम्ब्रेन। और इसका सेल क्या है, कैपेबल है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म कर सकता है, अपना फंक्शंस वो खुद, जितने भी एसेंशियल लाइफ फंक्शंस होता है वो खुद परफॉर्म कर सकता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। एक अकेला सेल वो आराम से रह सकता है, वो अपना सारा लाइफ में जो भी रहने के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म करना होता है वो आराम से कर सकता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद जितने भी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कौन से हैं, यूनिसेलुलर है ना, और दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि जो एक सेल है ना वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ और एक सेल अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स मिलके कोई एक ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। तो वही लिखा हुआ है यूनिसेलुलर जो बना हुआ है एक सेल से। दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जिंदा रहने के लिए वो एक सिंगल सेल के अंदर होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि जो बने हुए हैं मोर देन 1 सेल से। ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके कोई काम करते हैं तो हर एक सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अब क्या है कि हमें सेल्स के बारे में पता कैसे चला, सेल्स को क्या होता है, सेल किसने ढूंढा। तो क्या हुआ कि इन ईयर 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। और किस में डिस्कवर किया था, उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क में देखा था। पीस ऑफ कॉर्क एक लकड़ी का जो वो ढक्कन टाइप नहीं होता जो बोटल्स में लगे होते हैं, तो वो लकड़ी का एक ढक्कन टाइप था। तो उन्होंने उसमें देखा
सेल्स को, उन्होंने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने वहाँ पे देखा सेल, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। सेल उन्होंने कहाँ से ड्राइव किया था नेम, एक लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मतलब था छोटे छोटे कंपार्टमेंट। फिर उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी जिसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। अब जो हुक थे, उन्होंने क्या था कि उन्होंने जो सेल को देखा तो था, पर उन्होंने सेल को देखा था वो उस कॉर्क में। कॉर्क वॉज बेसिकली कि कॉर्क एक डेड सेल्स से बना हुआ था। तो जो अगर चीज़ डेड सेल होता है ना, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता है। तो उन्होंने बेसिकली एक लिविंग सेल्स नहीं देखा था, उन्होंने नॉन लिविंग सेल्स देखा था। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फिर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। और उन्होंने लिविंग सेल्स को कैसे ऑब्जर्व किया, तो उस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ गया, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसको नाम दे दिया एनिमैलिक्यूल्स, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। इसके बाद अब उन्होंने देखा सेल्स का इंटरनल आर्किटेक्चर, क्योंकि उन्होंने सेल्स को ऑब्वियसली उन्होंने सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने सेल्स का इंटरनल आर्किटेक्चर देखा। और उसके बाद इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो सेल्स है, अब सेल्स के इंटरनल आर्किटेक्चर के बेस, देखो अब सेल्स को हमने कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो ऑर्गेनिज्म सेलुलर्स को ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्यों डिवाइड किया, जब उनका इंटरनल आर्किटेक्चर देखा, ठीक है। आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज, या आर्किटेक्चर। तो क्या हुआ कि उन्होंने सेल्स को अब डिवाइड कर दिया, किसमें, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी प्रोकैरियोट्स में, और अदर वन इज यूकैरियोट्स। तो इसमें इन्होंने अब सेल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेल्स, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स उन्होंने किसको दिया, प्रोकैरियोट्स किसके, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या था कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट था, न्यूक्लियाई एब्सेंट था। और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, उसको यूकैरियोट रख दिया। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि जब हम सेल्स देखते हैं तो सेल्स के अंदर अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो अगर जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसी एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब कि उस प्रोटेक्टिव लेयर ताकि जेनेटिक मटेरियल को बाकी चीज़ों से अलग करके रखा जाए, तो वैसा है यूकैरियोट्स के अंदर वैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो सेल है, हमारा बैक्टीरियल सेल है जैसे मान लो, तो उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे प्रेजेंट है, उसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से घेरा हुआ नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में उसके लिए पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन बना हुआ है कि न्यूक्लियस को अलग ही रखा गया। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्योंकि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है ना, उसके अंदर भी इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अंदर और भी चीज़ें रखी गई है, जैसे विद इंटरनल मेम्ब्रेन्स कि अलग अलग चीज़ को अलग अलग मेम्ब्रेन्स में डिवाइड करके रखा गया। जैसे हमारा सेल होगा यूकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर पता है हमें सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्जी प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो सब अलग अलग करके प्रेजेंट है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, तो वो सब कुछ अलग अलग करके प्रेजेंट है, सब अपने एक मेम्ब्रेन बाउंड है, सबके लिए एक अपना स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है, सबको अलग अलग रखा गया। पर जो प्रोकैरियोट्स है ना, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। देख लो, जैसे यूकैरियोट्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से आ गए, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हो गए, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए, वक्यूल्स हो गए। इसके अलावा द रीजन्स ऑफ सेल लाइंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब जो सेल है ना, सेल के अंदर जो ये रीजन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, तो इनके बीच में जो भी साइटोप्लाज्मिक जो भी चीज़ है, लिक्विड फ्लूइड टाइप है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये लिखा हुआ है कंपेरिजन द साइटोसोल एंड द अदर ऑर्गेनेल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोसोल यानी लिक्विड वाला चीज़, और बाकी ऑर्गेनेल जैसे हमारा गोल्जी प्रेजेंट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो गया, वक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, तो बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनमें जो भी चीज़ है वो बस ऐसे ही सेल्स के अंदर ऐसे ही डाल दिया गया है, उसके अंदर सब कुछ सेपरेट करके नहीं रखा गया। तो ये है। फिर अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, सेल्स को इन्होंने फिर क्या कहा है, एक वो दे दिया हमें ग्राफ सा सेल्स का ही, कैसे दिया हुआ है कि जो सेल है ना,
टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एनिमल सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एनिमल सेल जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। प्रोटोप्लाज्म को फिर आगे डिवाइड किया है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो लिविंग है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। तो सेल्स को, एनिमल सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग है उसके अंदर अभी हमने देखा था जो हमारा सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या था, अंदर साइटोप्लाज्म था, सेल था हमारा, तो सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म था और अंदर न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर अभी हमने क्या देखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और साइटोसेल यानी कि जो लिक्विड वाला टाइप है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जबकि जो हमारा ये है दूसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, इसको हम कहते हैं एर्गेस्टिक सब्सटेंस। ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो साइटोसोल में ऐसे प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लिवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंड जो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है प्लांट सेल्स में, तो ये उसमें प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखो, हमें सेल के बारे में पता लग गया। अब हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब सेल्स के बारे में पता लगा कि हाँ हमारा जो सेल से हम लोग बने हुए ये भी पता लगा। अब हमें क्या देखना था कि आगे, और हम देखते अब और साइंटिस्ट आते गए, फिर वो देखने लगे कि आगे सेल्स के बारे में उन्होंने और डिस्कवर करने की कोशिश की। तो 1839 में एक साइंटिस्ट थे स्केल्डियन, वो जर्मन बोटानिस्ट थे, और एक साइंटिस्ट थे सैकवन, वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, सेल थ्योरी को, उसको उन्होंने नाम दे दिया सेल डॉक्टर, नाम भी दे दिया। उन्होंने इस थ्योरी में क्या देखा कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स है ना वो सेल से बने हुए हैं, और जो सेल ही है वो किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। इसके बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आए 1855 में, उनका नाम था रुडोल्फ विर्ख्यो। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो भी सेल थ्योरी उन्होंने देखा, जो जर्मन बोटानिस्ट स्केल्डियन एंड ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट सैकवन ने दिया था सेल थ्योरी, उन्होंने उसको थोड़ी सी और एक्सटेंशन की, उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की। उन्होंने क्या बोला कि जो भी लिविंग सेल्स है ना वो कहाँ से आए, अब सेल्स है वो आ कहाँ से रहे, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी लिविंग सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ रहे हैं। और उन्होंने उसको एक नाम भी दे दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो भी लिविंग सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जो ये थ्योरी है ना ये सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही ट्रू है, उसी के बस वही इसको फॉलो करेगी। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये थ्योरी किसी काम का नहीं है, वो इस थ्योरी को ओबे नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे इन सेल्स थ्योरी में और थोड़ी एवोल्यूशन आया, और अब हमारे पास क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसकी बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं कि जो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो बने हुए किससे, एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। सेल लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, ये नाम याद रखना, एक थे स्केल्डियन एंड दूसरे थे सैकवन। स्केल्डियन वॉज द जर्मन बोटानिस्ट एंड सैकवन वॉज द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। और इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, 1839 में। इसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला, अगला क्या था कि जो भी जो सेल्स आए हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, और वो कैसा आया हुआ है, तो उनमें डिवीज़न हुआ है। इसके अलावा सेल्स में एनर्जी फ्लो होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में एनर्जी पास आउट होता है। इसके अलावा जो सेल है उसी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा डीएनए, और वो जो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाता रहता है। आगे क्या देखा कि जो सेल्स होते हैं, तो जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना वो सेम, सब में केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है, यानी कि जो पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं तो सारे एक जैसे हैं सब। जैसे हमारा हेयर सेल है तो उसमें सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। जो नेल्स है उसमें भी, उसके भी जो सेल्स है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा। तभी तो हम जब डीएनए जब देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट या कुछ देखते हैं, तो उसमें कहीं का कोई भी बॉडी पार्ट्स के सेल्स को देख के पता लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो पूरी बॉडी में जो भी सेल्स है ना सब में जेनेटिक मटेरियल एक जैसा ही होता है। बस क्या होता है कि उसको आँख के सेल्स बनने हैं या हाथ के सेल्स बनने हैं, तो वो क्या होता है कि जो उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन है ना, कौन से जीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, अब हमने जो अभी तक पढ़ा है तो उसी के बेसिस पे एक टेबल आया कि जो ऑर्गेनिजम्स है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नॉन सेलुलर और सेलुलर। मतलब वही कि जो इसमें सेल्स जिसमें जो सेल से नहीं बना हुआ है दैट इज़ नॉन सेलुलर, जो सेल्स से बना हुआ है दैट इज सेलुलर। नॉन सेलुलर जिसमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते वो कौन कौन से, एक पढ़ा हमने वायरस और दूसरा वायराइड्स। वायरस में क्या है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन कौन से हैं वायरस, एक हो सकता है डीएनए वायरस, दूसरा हो सकता है आरएनए वायरस। वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। अब ऑन द बेसिस अब जो सेलुलर जिसमें सेल्स प्रेजेंट है उनको अब अभी हमने देखा था कि जो सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
तो वो हो गया प्रोकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है वो हो गया प्रोकैरियोट्स, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस ना प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही बाहर सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही प्रेजेंट है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन से उसके जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को अलग से सेपरेट करके नहीं रखा गया। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया है, तो वो है। प्रोकैरियोट्स को आगे फिर किस में डिवाइड कर दिया गया, आर्किया और यूबैक्टीरियाज, यानी बैक्टीरियाज के अंदर और आर्कियंस के अंदर। यूकैरियोट्स में फिर अभी देखा कि न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग एक यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना हुआ, जैसे कि प्रोटिस्ट, और मल्टी सेलुलर फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पे आज का हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ सेल्स, कि हाँ सेल का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये मैं आज इसलिए नहीं करा रही हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे 1 दिन का लेक्चर चाहिए। तो ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।